नमस्कार। आज मैं आपको भारत की एक ऐसी वीरांगना की कथा सुनाता हूँ जिसके बारे में आपने सुन रखा होगा और किताबों में पढ़ रखा होगा, लेकिन उसके जीवन के कुछ ऐसे अनछुए पहलू हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। इस वीरांगना का नाम था महारानी अहिल्याबाई होलकर, जो मराठा सूबेदार मल्हारराव होलकर की पुत्रवधू और राजकुमार खांडेराव की पत्नी थी। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने लगभग 38 वर्ष तक राज किया और उसके राज में उसकी प्रजा उससे बहुत सुखी थी। महारानी अहिल्याबाई होलकर का जो बहुत बड़ा कार्य है उसमें दो मुख्य रूप से हैं। एक तो उन्होंने भारतवर्ष के बहुत से प्रसिद्ध तीर्थों पर मंदिरों का निर्माण कराया, घाटों का निर्माण कराया, बावली का निर्माण कराया, और दूसरा उन्होंने विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया। यह दोनों चीज़ें उनको भारत के इतिहास में अमर बनाती हैं। आपको शायद ज्ञात हो या ना हो, किंतु अयोध्या का कनक भवन महारानी अहिल्याबाई की देन है। ये जरूर है कि कनक भवन का उन्होंने जीर्णोद्धार कराया था, लेकिन उसको उन्होंने बिल्कुल नए तरीके से बनवाया। महारानी अहिल्याबाई होलकर का जन्म 1725 में एक छोटे से गांव चौंदी में हुआ, जो अहमदनगर के जामखेड़ा में है। इनके पिता का नाम मनकोजी राव शिंदे था। शिंदे महाराष्ट्रियन कायस्थ होते हैं। वो उस गांव के मुखिया थे। एक बार ऐसा हुआ कि सूबेदार मल्हारराव होलकर पुणे की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में वो चौदी गांव में मनकोजी राव के घर पर रुके। वहाँ पे सुबह वो जब पूजा करने गए तो उन्होंने देखा कि एक बालिका जो मात्र 8 वर्ष की है, वह पूजा अर्चना करने के बाद वहाँ के लोगों में प्रसाद वितरण कर रही है, और वह प्रसाद वितरण एक लाइन से कर रही है। वहाँ पे बहुत से गरीब लोग थे और मल्हारराव होलकर भी वहाँ प्रसाद देने के लिए खड़े हो गए। उसने उनको लाइन से प्रसाद दिया और आखिर में उन्होंने मल्हारराव होलकर को प्रसाद दिया। तो मल्हारराव होलकर ने उससे पूछा कि बेटा, तुमने हमें जानते हुए प्रसाद बाद में क्यों दिया? तो उस बालिका ने जवाब दिया, उसको सुनकर वो मुग्ध हो गए। उस बालिका ने कहा, ये भगवान का घर है, यहाँ छोटे बड़े सब बराबर हैं, इसलिए जो पहले था उसको पहले प्रसाद दिया। आप आखिर में थे, इसलिए मैंने आखिर में प्रसाद दिया। यह सुनकर मल्हारराव होलकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मन ही मन उसको अपनी पुत्रवधू बनाने का विचार किया। वे वापस लौटते हुए मनकोजी राव से मिले और उन्होंने कहा कि मनकोजी राव, मैं आपकी बेटी अहिल्याबाई को अपनी पुत्रवधू बनाना चाहता हूँ। मनकोजी राव को इसमें क्या संकोच हो सकता था, और उनकी शादी मात्र 8 वर्ष की आयु में 11 वर्ष के राजकुमार खांडेराव होलकर के साथ हो गए। वर्ष 1745 में उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम मालेराव था, और वर्ष 1748 में एक पुत्री हुई जिसका नाम था मुक्ताबाई। उन्होंने उनका विवाह एक वीर योद्धा यशवंतराव के साथ कराया, जिसने उस गांव की रक्षा डाकुओं से की थी। उन्होंने उसकी वीरता से प्रभावित होकर ये विवाह किया था, जबकि यशवंतराव एक बहुत ही साधारण परिवार के थे। मालेराव शुरू से ही मानसिक रूप से बीमार रहता था। वर्ष 1754 में भरतपुर के किलेबंदी करते हुए कुंभेरगढ़ के किले में वो फौज का जब निरीक्षण कर रहे थे तो तोप का गोला लगने से उनकी मृत्यु हुई। उस समय अहिल्याबाई सती होना चाहिए, किंतु मल्हारराव होलकर ने उनको सती होने से मना कर दिया। मल्हारराव को उसकी सैनिक क्षमता और नेतृत्व पर विश्वास था।
वर्ष 1766 में मल्हारराव होलकर की मृत्यु हो गई और अब मालेराव को राजा बनाया गया, किंतु वो निरंतर बीमार रहता था। इसलिए राज्य का सारा कार्यभार महारानी अहिल्याबाई खुद देखती। अप्रैल 1767 में मालेराव की भी मृत्यु हो गई। अब रानी को सारा कार्यभार देखना था, लेकिन उस राज के बहुत से लोग एक नारी को रानी के रूप में या राजा के रूप में नहीं देखना चाहते थे। इसलिए उन लोगों ने रानी के विरुद्ध विद्रोह किया, किंतु रानी के पक्ष में बहुत से लोग थे, क्योंकि उसकी योग्यता और नेतृत्व पर बहुत से लोगों को विश्वास था। पेशवा के सूबेदार होने के कारण रानी अपनी फौज के साथ पूरी सैनिक वेशभूषा में हाथी पर चढ़कर 3 कमान हाथ में लेकर पेशवा के दरबार में गई। वहाँ पे उन्होंने रानी को इस वेशभूषा में देखा और रानी अहिल्याबाई को पूरी फौज के साथ आकर देखकर पेशवा ने ये निर्णय लिया कि रानी स्वयं अब उस राज्य के कार्यभार देखेंगी। इसलिए उन्होंने रानी को सूबेदार के रूप में स्वीकार कर लिया। रानी ने मल्हारराव के दत्तक पुत्र तुकोजी राव को मुख्य सेनापति नियुक्त किया, जबकि तुकोजी राव रानी से उम्र में बड़े थे, किंतु वह रानी को माँ कहकर ही संबोधित करते थे। वर्ष 1772 में 5 साल के अंदर ही वो अंग्रेज़ों की चालों को समझने लगी थी। इसलिए उसने पेशवा को खत लिखा कि वह अंग्रेज़ों से सावधान रहें। अंग्रेज़ भालू सरीखे हैं जो डंडा मारने पीछे हट जाते हैं, लेकिन मौका देखकर घात लगा देते हैं। रानी ने मालवा लौटने के बाद अपने उन विरोधियों को भी नौकरी कर रखा जो उसका सूबेदार बनने पर विरोध कर रहे थे। सबसे बड़ी बात थी कि वो जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहती थी। रात हो या दिन, किसी समय भी कोई भी रानी से आकर अपनी बात कह सकता। रानी ने इंदौर को नई राजधानी की तरह विकसित किया और उसने महेश्वर को भी काफ़ी सुसज्जित किया और नया बनाया। रानी ने किले, सड़कें, मंदिर, बावड़ी और तमाम धर्मशालाएं बनवाई। इतना ही नहीं, पूरे भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक उसने बहुत से तीर्थों में धर्मशालाएं बनवाई और बहुत से मंदिरों को दान भी किया। के राज्य में व्यापारी, किसान प्रसन्न और खुशहाल थे। वह गरीबों का बहुत ख्याल रखती थी और गरीबों को भी खाने की सुविधा का ध्यान रखती थी। रानी का एक माँ की तरह अपनी प्रजा से प्रेम था। एक बार रानी को पता चला कि उसका एक मंत्री बच्चे को गोद लेने पर उसकी स्वीकारता प्रदान करते समय रिश्वत लेता है। रानी कुछ बोली नहीं और उसके बाद उसने घोषणा की कि जो कोई भी बच्चा गोद लेगा, रानी उसको उपहार स्वरूप कुछ भेंट करेगी। इस तरह मंत्री ने की रिश्वत भी बंद हो गई और पूरी प्रजा इस बात से खुशी हुई कि बच्चा गोद लेने पर अब किसी तरह कोई आपत्ति नहीं है। रानी ने महेश्वर को साहित्य, संगीत, कला और उद्योग का केंद्र बनाया। उन्होंने मराठी कवि मोरोपंत, शाहिर खुशहाली राम और अन्य कवियों को अपने दरबार में रखा। उन्होंने बहुत से शिल्पकार और अन्य कार्य करने वाले लोगों को अपने दरबार का अंग बनाया। रानी के समय भीलों ने बहुत उपद्रव मचा रखा और उससे व्यापारी बहुत तंग थे। रानी ने भीलों से बातचीत की, उनको जगह जगह ज़मीनें दी और उनके मार्ग से सामान ले जाने वालों के ऊपर बहुत छोटा सा कर लगाया जो भीलों को मिलता था। इस तरह भील सामान ले जाने में केवल आसानी नहीं करते थे, बल्कि लोगों को मार्ग भी दिखाते थे। तो इस तरह दोनों काम हो गए। एक तो व्यापारियों को सुविधा हो गई, दूसरे भीलों को थोड़ा सा कर मिलने लगा और वो
सामान पहुंचाने में मदद करने लगे, रास्ता दिखाने में मदद करने लगे। इस तरह भीलों का उपद्रव शांत हो गया, जिससे उसकी व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाने में उन्हें बहुत मदद मिली और उसका राज्य खुशहाल होने लगा। वर्ष 1795 में रानी की मृत्यु हो गई और उसके बाद उनके सेनापति तुकोजी राव ने राज्य का कार्यभार संभाला। अहिल्याबाई होलकर को कई पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाता है और उसके सम्मान में कई पुरस्कार भी। उत्तराखंड सरकार ने अहिल्याबाई होलकर के नाम पर भेड़ बकरी पालन योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए का स्कीम रखी है, जिसमें से करीब 92,000 रुपये वह अनुदान के रूप में है। मात्र 8,000 रुपये उसको खर्च करने पड़ते हैं जो ये कार्य करता है। रानी अहिल्याबाई होलकर की बहुत जगह प्रतिमाएं लगी हुई हैं और उनका नाम पूरा मालवा क्षेत्र में गर्व के साथ किया जाता है। जहाँ तक मुझे ध्यान पड़ता है, लोकसभा की पूर्व स्पीकर सुचित्रा महाजन ने माँ नाम की एक पुस्तक लिखी थी, जो रानी अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में लिखी गई थी। रानी अहिल्याबाई होलकर ने पूरे देश में जो कार्य किए हैं, उसमें मुख्य रूप से धर्मशालाएं हैं जो पूरे देश में यात्री सुविधाओं के लिए की गई थी। रानी अहिल्याबाई होलकर एक ऐसी रानी थी जिनको पूरी प्रजा माँ कहकर पुकारती थी। आपको ये कहानी कैसी लगी, ये आप बताइएगा। ये भारत की ऐसी वीरांगना थी जिनके बारे में बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन बहुत से अनछुए पहलू जो मैंने आपके सामने रखे हैं। अगली बार मैं आपके लिए एक अन्य कथा लेके आऊँगा। इस बार मेरी सारी कथाएं भारत के प्राचीन विश्वविद्यालयों से संबंधित होंगी, जिसमें भारत के प्राचीन विश्वविद्यालय में क्या क्या पढ़ाया जाता था, क्या क्या सुविधाएं थीं, शिक्षा देने का तरीका क्या था और कैसे लोग ज्ञान प्राप्त करते थे और उनके नाम कैसे पूरे विश्व में विख्यात हुए, ये सब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। धन्यवाद।